नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी द वुमन इन ब्लू आइज, जिसका हिंदी रूपांतरण है नीली आंखों वाली। यह कहानी रूस के प्रख्यात लेखक मैक्सिम गोर्की ने लिखा है। यह कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसकी नीली आंखें उसके पूरे व्यक्तित्व की पहचान बन जाती हैं। वह सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि एक मर्मस्पर्शी और करुणामयी आत्मा है। उसका जीवन संघर्ष, त्याग और प्रेम से भरा हुआ है। मैक्सिम गोर्की के इस पात्र के माध्यम से एक ऐसे समाज को चित्रित करते हैं जहां स्त्री को केवल उसकी सुंदरता से नहीं बल्कि उसकी भावनात्मक गहराई और आत्मबल से देखा जाना चाहिए। उस औरत की आंखों में वियोग, अनुभव और करुणा की झलक है, जैसे वे आंखें खुद बोल रही हों। वह समाज की क्रूरता और पुरुषों के छल कपट को देखती है, फिर भी टूटती नहीं बल्कि और भी अधिक सशक्त और मानवीय बन जाती है। कहानी के अंत तक आप यह महसूस करेंगे कि यह औरत केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि हर उस स्त्री का प्रतीक है जो जीवन की कठोरताओं में भी अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान को जीवित रखती है। तो इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनिए। यूक्रेन के एक शहर में पोदशिब्लो नाम का एक सहायक पुलिस अफसर रहता था। उसका चेहरा कुछ स्थूल और उसकी मूंछों के कारण रौबदार लगता था। वह प्रायः अपने आप में ही खोया उदास निगाहों से शून्य में ताकता रहता था। एक दिन वह अपने कार्यालय में बैठा अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था। उदास निगाहों से अपने कमरे की खिड़की से बाहर पुलिस स्टेशन के अहाते में ताक रहा था। कमरे में अंधेरा था और निस्तब्धता का राज था। घड़ी की टिक टिक इस निस्तब्धता को भंग कर रही थी। बाहर अहाते में खूब उजाला था और बरबस मन को खींचता था। बाहर अहाते में सिपाही कोखारिन, जो अभी अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस लौटा था, पेड़ों के छांव में घास के ढेर पर जो आग बुझाने वाले घोड़े का भोजन थी पड़ा सो रहा था। यह देखकर सहायक पुलिस अफसर पोदशिब्लो को गुस्सा आ गया और उसके नीचे काम करने वाला तो आराम से सो रहा था और उसे इस कमरे की दम घोटने वाली हवा में सांस लेना पड़ रहा था। पत्थर की दीवारें सीलन भरी गंध छोड़ रही थीं। वह मन ही मन कल्पना करने लगा कि यदि मैं भी वहां बर्च वृक्षों की छाया में भीनी गंध वाली घास के उस ढेर पर सो पाता तो कितना आनंद आता। किंतु उसके पास इसकी फुर्सत कहाँ थी। फिर उसका पद भी इसकी इजाजत नहीं देता था। इसीलिए सोचते सोचते उसने अपने शरीर को ताना, जम्हाई ली और पहले से और भी अधिक खींच उठा। उसके मन में सिपाही कोखारिन को जगाने की इच्छा इतनी जोर से उभरी कि दबाए न दबी। कोखारिन, ए सुअर कोखारिन, वह गरजा। तभी उसके पीछे का द्वार खुला और किसी ने अंदर पांव रखा। पोदशिब्लो पहले की भांति खिड़की से बाहर देखता रहा। ना तो उसने पलटकर पीछे की ओर देखा और ना ही उसे यह जानने की उत्सुकता थी कि कौन आया है। कोखारिन पर उसके गरजने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह हिला तक नहीं। वह गहरी नींद में पड़ा खर्राटे ले रहा था। पोदशिब्लो को लगा जैसे उसके मातहत के खर्राटे भरने की आवाज
उसका मजाक उड़ा रही है। इससे उसकी खींच और भी तेज हो गई। उसके मन में आया कि वह अभी उठकर जाए और कोखारिन की मोटी तोंद पर कसकर एक लात जमाए। फिर उसकी दाढ़ी जकड़कर खींचता हुआ उसे छाया से बाहर लाकर झुलसा देने वाली धूप में खड़ा कर दे। हरामजादा वहां बड़ा खर्राटे भर रहा है, सुनता ही नहीं है। पोद शिबलो गुर्राया। सर, उसकी ड्यूटी समाप्त हो चुकी है। ड्यूटी पर अब मैं हूं। उसके पीछे से एक नर्म आवाज आई। पोद शिबलो पीछे घूमा और उस पुलिसमैन पर अपनी चौंधिया देने वाली आंखें जमाकर चिल्लाया, क्या मैंने तुम्हें यहां बुलाया था? नहीं सर। क्या तुम्हारी पेशी थी? पोद शिबलो ने अपनी आवाज तेज की और अपनी कुर्सी में बल खाने लगा। नहीं सर। तब अपनी खोपड़ी की खैर चाहते हो तो यहां से तुरंत दफा हो जाओ। और उसका बायां हाथ किसी ऐसी चीज की टोह लेने लगा जिससे उसकी खोपड़ी की मरम्मत की जा सके, और दाहिना हाथ मजबूती से कुर्सी के पीठ को दबोचे था। किंतु सिपाही दरवाजे से चुपचाप पहले ही गायब हो गया। उसका इस प्रकार भाग जाना पोद शिबलो को अच्छा नहीं लगा। उसे यह अवज्ञापूर्ण प्रतीत हुआ। उसके इस व्यवहार ने उसकी खींच को और भी बढ़ा दिया था, जिसे कार्यालय की उमस, काम के बोझ, सोते हुए कोखारिन, आने वाले मेले और अन्य कितनी ही अप्रिय बातों ने बिना बुलाए दिमाग में घुसकर उकसा दिया था। यहां आओ, वह जोर से चिल्लाया। सिपाही लौट आया और सैल्यूट मारकर द्वार पर तनकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर डर का भाव झलक रहा था। बेवकूफ, पोद शिबलो गुर्राया, बाहर जाओ और उस गधे के बच्चे कोखारिन को जगाकर कहो कि थाने का अहाता खर्राटे भरने की जगह नहीं है। जी सर। एक महिला थाने में आई है और क्या? एक महिला? कैसी महिला? लंबा कद है। मूर्ख, वह क्या चाहती है? आपसे मिलना। पूछो क्यों मिलना चाहती है? जाओ। मैंने पूछा था सर, किंतु वह कहती है कि वह स्वयं आपसे बातें करना चाहती है। अजीब मुसीबत है, यह महिलाएं भी। अच्छा जाओ, उसे अंदर लेकर आओ। क्या वह युवती है? जी सर। अच्छा, उसे लेकर आओ और जल्दी करो, पोद शिबलो ने नर पड़ते हुए कहा। वह तनकर बैठ गया और मेज पर पड़े कागजों को उलटने पलटने लगा। उसने अपने उदास चेहरे पर एक कठोर पुलिस अधिकारी का नकाब धारण कर लिया। तभी उसे पीछे से महिला के स्कर्ट के सरसराने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर उसकी ओर देखा और पैनी नजर से उसका जायजा लेते हुए बोला, कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? उसका अभिवादन करने के बाद वह महिला चुपचाप बिना कुछ कहे सिर झुकाए धीरे धीरे उसकी मेज की ओर बढ़ने लगी। उसकी भौहें खींची हुई थीं और अपनी गंभीर नीली आंखों से वह पोद शिबलो की ओर देख रही थी। वह निम्न मध्य वर्ग की एक स्त्री थी और मामूली और सीधे साधे कपड़े पहने हुई थी। उसके सिर पर एक शॉल डाला हुआ था और वह बिना आस्तीन का एक भूरा ब्लाउज डाले थी, जिसके किनारों को वह नाभि के पास अपने छोटे छोटे सुंदर हाथों की नाजुक उंगलियों से निरंतर लपेट और खोल रही थी। उसका कद लंबा, बदन गुदगुदा और वक्ष खूब भरे भूरे थे। उसका माथा ऊंचा और साधारणतः स्त्रियों से अधिक गंभीर और कठोर थी। उसकी उम्र 27 के आसपास प्रतीत होती थी।
वह बहुत ही धीरे धीरे और विचारों में डूबी मेज की ओर बढ़ रही थी, मानो अभी अपना विचार बदलकर वापस लौट जाएगी। वाह, क्या चीज है जिसे निशाना बनाए घायल कर दे। उसे पहले ही नजर में पहचानते हुए पोतशिबलो ने सोचा, आफत की पुड़िया। मैं यह जानना चाहती थी कि उसने धीमे स्वर में कुछ कहना चाहा और फिर कुछ सोचकर रुक गई। संभवतः वह पोतशिबलो के रौबीले बड़ी बड़ी मूंछों वाले चेहरे को देखकर डर गई। पोतशिबलो की अनुभवी आंखों ने उसकी परेशानी को जैसे भांप लिया था। उसने कहा, बैठ जाओ, डरो मत, और अब बताओ तुम क्या जानना चाहती हो। मैं उस कार्ड के लिए आई हूँ, उसने डरते हुए कहा। किस कार्ड के लिए? आवासीय कार्ड के लिए? जी नहीं, वह नहीं। फिर कौन सा कार्ड? वह जो उन्हें दिए जाते हैं उन महिलाओं को, उसने अटकते हुए और शर्म से लाल होते हुए कहा। महिलाओं को? कौन सी महिलाओं को? क्या कहना चाहती हो? अपनी भौहों को उठाते और छेड़छाड़ के भाव से मुस्कुराते हुए पोतशिबलो ने पूछा। दूसरी तरह की महिलाएं, वे जो सड़कों पर घूमती फिरती रहती हैं रात को और... अच्छा, तुम्हारा मतलब उन वेश्याओं से है? पोतशिबलो ने मजे लेते हुए बोला। जी हाँ, मेरा मतलब वही है। महिला ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराई भी, मानो अपना अभिप्राय पोतशिबलो को समझाकर उसकी बहुत बड़ी दुविधा दूर हो गई थी। अरे, यह तुम क्या कह रही हो? क्या तुम... पोतशिबलो ने उसे फिर उकसाया। वह उसके मुंह से ही वह सब सुनना चाहता था जिसकी कल्पना से ही उसे रोमांच हो आया था। जी हाँ, मैं उसी कार्ड के सिलसिले में आपसे मिलने आई हूँ, उस महिला ने कहा और एक आह भरकर अपने सिर को अजीब ढंग से झटका देते हुए, जैसे किसी ने उस पर हमला कर दिया हो, कुर्सी पर ढह गई। क्या तुम एक वैश्यालय खोलने की सोच रही हो? नहीं, मैं स्वयं अपने लिए एक कार्ड चाहती हूँ। और यह कहते ही उसका सिर नीचे झुकता चला गया, बहुत नीचे, मानो वह धरती में ही समा जाना चाहती हो। ओह, तुम्हारे पुराने कार्ड का क्या हुआ? वह लगभग अपनी मेज पर चढ़ता हुआ बोला, मानो वह मेज से कूदकर अपने सामने बैठी उस महिला में ही घुस जाना चाहता हो। फिर वह अपनी कुर्सी से उठकर उसके कुर्सी के पास आकर खड़ा हो गया और उसने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखने के लिए बढ़ाया। वह शर्म से सिमटने लगी और डरते डरते बोली, कैसा पुराना कार्ड? मुझे कोई कार्ड नहीं मिला है। उसके हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पोतशिबलो के बढ़ते हुए हाथ से बचने की कोशिश भी करे। तो इसका मतलब है कि तुम अब तक बिना कार्ड के गैर कानूनी ढंग से धंधा चला कर रही थी और अब तुम नाम दर्ज कराना चाहती हो। यही उचित है और अधिक सुरक्षित भी। उसे बढ़ावा देते हुए और उसके बदन पर और भी अधिक खुलकर हाथ डालते हुए पोतशिबलो ने कहा, मैंने पहले कभी यह धंधा नहीं किया। महिला के मुंह से निकला और उसकी अपनी आंखें अब झुका ली। सच? ऐसा कैसे हो सकता है? अपने कंधों को बिचकाते हुए पोतशिबलो बोला, मैंने अभी ही इस बारे में सोचा है। पहली बार मेले में यहाँ आने पर। धीमी आवाज में अपनी आंखों को उठाए बिना महिला ने स्पष्ट किया। अच्छा, तो यह बात है। पोतशिबलो ने अपना हाथ उसकी कमर पर से हटा लिया और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और कुर्सी की पीठ से कमर टिकाकर कुछ सोचने की मुद्रा में बैठ गया। दोनों खामोश थे।
कमरे का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। तो यह बात है, ठीक तुम चाहती हो। यह गलत है, बेशक गलत है और मुश्किल भी है। मेरे कहने का मतलब है, देखो ना, किंतु आखिर, हाँ, यह तो बड़ी ही विचित्र बात है, किंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कैसे वह सब कर सकोगी। क्या तुम वाकई वही करना चाहती हो जो तुम कह रही हो? पोदशिब्लो एक अनुभवी पुलिस अफसर था। उसके विचार में वह इतनी मासूम, भोली और भली महिला थी कि वह बदनाम धंधे की सदस्य नहीं बन सकती थी। इस धंधे का कोई चिन्ह जो कि हर वैश्या के चेहरे पर अंकित होता है, चाहे वह कितनी नई या अनुभवहीन ही क्यों न हो, उसके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था। आप ठीक कह रहे हैं, उसके मुंह से निकला और वह उसकी ओर झुक गई। सच, मेरा रोम रोम इसका साक्षी है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं इस घिनौने धंधे को अपनाने का पक्का इरादा कर चुकी हूँ। मुझे पैसा कमाना है। मैं एक विधवा हूँ। मेरा पति बर्फ की झील पर हिम नौका चलाता था। पिछले अप्रैल के महीने में बर्फ के चटकने से उसी झील में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। मेरे 2 बच्चे हैं, 9 वर्ष का एक लड़का और 7 साल की एक लड़की। घर में ना तो अन्न का एक दाना है और ना एक फूटी कौड़ी। कोई नाते रिश्तेदार भी नहीं है। जब मेरा विवाह हुआ मैं अनाथ थी। मेरे पति के रिश्तेदार बहुत दूर रहते हैं और वे मुझे एक भिखारी से अधिक महत्व नहीं देते। मैं कोई काम कर सकती थी, इसमें कोई शक नहीं, किंतु मैं बहुत सारा धन कमाना चाहती हूँ, इतना अधिक जितना कि मजदूरी से मुझे कभी ना मिल सकता। मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता है। मैं उसकी फीस माफ कराने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकती हूँ, किंतु एक अकेली औरत की प्रार्थना पर कौन ध्यान देगा? और फिर मुझे अपनी बड़ी बेटी के लिए भी दुनिया भर की वस्तुएं चाहिए। जहाँ तक खड़े धंधे का प्रश्न है, वे मिलते ही कहाँ हैं? और यदि कोई मिल भी जाए तो क्या कुछ मैं उससे क्या हासिल कर सकूंगी? यदि मैं किसी के घर खाना बनाने का कार्य करूं तो महीने में मात्र 5 रूबल मिलेंगे। यह काफी नहीं है, बिल्कुल काफी नहीं है। जबकि इस धंधे में यदि औरत का भाग्य चमक उठे तो वह एक ही दिन में इतना कमा सकती है कि अपने परिवार का पूरे 1 साल तक पेट भर सके। पिछले मेले में हमारे गांव की एक औरत ने 400 से भी अधिक रूबल कमाए थे। फिर दौलत के इस अंबार के बल पर उसने एक वन अधिकारी से शादी कर ली और अब कुलीन घराने की स्त्री के भांति जीवन व्यतीत कर रही है। खूब मस्ती से रहती है। यदि उसने यह ना किया होता, उसके शर्म और लाज पर वह दाग ना लगा होता, तो वह आज भी भूखों मर रही होती। यह कहकर वह कुछ देर तक चुपचाप पदशिवलो के चेहरे की ओर देखती रही। फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अब आप स्वयं निर्णय करें। मुझे मालूम है कि यह भाग्य का खेल है। भाग्य ही सब कुछ करवाता है। मैं समझती हूँ कि मेरा भाग्य मुझसे यही करवाना चाहता है। यदि मैं भी किसी प्रकार धन कमा पाती तो इसमें किसी का क्या जाता है। यदि इस धंधे में भी मेरे हाथ सिवा दुख और कलंक के और कुछ नहीं लगता तो यह भी मेरा भाग्य है। पोदशिवलो उसके एक एक शब्द को तौल रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसका पूरा चेहरा बोल रहा हो। पहले उसके चेहरे पर भय की एक झलक थी, किंतु धीरे धीरे एक दृढ़ निश्चय के भाव से उसके चेहरे पर भय का स्थान ले लिया था। पोदशिवलो के हृदय में पहली बार उसे देखने पर आशंका उठी थी और उसने सोचा था
इस जैसी औरत के हाथों में किसी बेवकूफ के फंसने भर की देर है और यह जीते जी उसकी चमड़ी उतार लेगी और उसकी हड्डियों पर जरा सा भी मांस नहीं रहने देगी। किंतु अब उसकी कहानी सुनने के बाद उसने रूखी आवाज में कहा, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। चीफ ऑफ पुलिस के पास अपनी दरख्वास्त भेजो, यह उसका कार्य है और डॉक्टरी कमीशन का मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब वह उससे छुटकारा पाना चाहता था। वह फौरन खड़ी हो गई। उसने जरा सा सिर झुकाकर उसका अभिवादन किया और धीरे धीरे चलकर दरवाजे से बाहर चली गई। पोदशिवलो अपने होठों को कसकर भींचे और आंखों को सिकोड़े उसे जाता हुआ देखता रहा। उसकी पीठ पर थूकने से अपने को रोकने के लिए इसके अतिरिक्त वह और कर भी क्या सकता था। कुतिया अपना सिर उठाए बिना वह जोर से बड़बड़ा उठा, बच्चे, भला बच्चों को इससे क्या लेना देना। यह उसकी अपनी ही हवस है, भाग्य को दोष देना गलत है। एक बार फिर वह खामोश हो गया और काफी देर तक सोचता रहा। फिर बुदबुदाने लगा, किंतु यह जीवन यदि भाग्य के अधीन नहीं तो फिर क्या है। भाग्य ही व्यक्ति को अपनी कन की उंगली पर नचाता है। सच्चा व्यक्ति करे भी तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। और फिर एक पल रुककर उसने एक गहरी सांस ली, अपनी अंगुलियों को चटकाया और फिर उसके मुंह से जोर से आवाज निकली, छिनाल। सर। ड्यूटी पर तैनात सिपाही फिर द्वार पर आ खड़ा हुआ। थू, क्या आपने मुझे बुलाया था सर? दफा हो जाओ। जी सर। गधा, पोदशिवलो के मुंह से निकला और फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। कोखारिन अभी भी घास के ढेर पर सोया हुआ था। स्पष्ट था कि ड्यूटी पर तैनात सिपाही उसे जगाना भूल गया था। किंतु पोदशिवलो की झुंझलाहट अब गायब हो चुकी थी। सोते हुए सिपाही को देखकर अब उसे जरा भी गुस्सा नहीं आया। किसी विचार ने उसे आतंकित कर दिया था। उस औरत की शांत नीली आंखें उसकी कल्पना में तैर रही थीं। वे उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, पक्के इरादे के साथ उसकी ओर ताक रही थी। इसने उसका हृदय बैठा दिया था और वह बेचैनी अनुभव करने लगा। अचानक वह बड़बड़ाया, मालूम है, उससे फिर किसी समय मेरी भेंट होगी, अवश्य होगी। और फिर उसने घड़ी पर एक दृष्टि डाली और अपनी पेटी को उसने कसा और कार्यालय से बाहर चला आया। और उसकी भेंट दोबारा उस महिला से हुई। शाम का समय था। मुख्य कार्यालय के सामने वह ड्यूटी पर खड़ा था। तभी कोई 5 कदम दूर उसकी नजर उस पर पड़ी। वह चौराहे की ओर जा रही थी, वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता जैसे हवा में तैर रही हो। उसकी नीली आंखें सीधे सामने की ओर ताक रही थीं और उसकी समूची आकृति में, जो इतनी ऊंची और कमनीय थी, उसके पृष्ठभाग और वक्षों की हरकत में, उसकी आंखों के पास उस उदासीनता के भाव में ऐसा कुछ था जो किसी को उसके समीप नहीं फटकने देता था। उसकी भवों की गहरी रेखा ने जो भाग्य के सामने अधिक निरीहता की सूचक थी और जो अब उस समय की तुलना में, जबकि पहली बार उसने उसे देखा था, कहीं अधिक प्रत्यक्ष प्रतीत होती थी, उसके गोल रूसी चेहरे को अत्यंत सख्त बनाकर बिगाड़ दिया था। पोदशिवलो ने अपनी मूंछों को ऐंठा और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ठहर, कहाँ भागी जाती है? दिल ही दिल उसने उसे चुनौती दी। कुछ देर के बाद चौक में पड़ी एक बेंच पर वह उसकी बगल में बैठ गया। क्यों, मुझे पहचाना? उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी आंखें उठाई और शांत भाव से उस पर एक दृष्टि डाली।
पहचान लिया। कहो, कैसे हो? उसने खिन्न आवाज में पूछा। तुम सुनाओ, कैसा चल रहा है? क्या तुमको अपना कार्ड मिल गया? यह रहा। और वह उसी उदासीन भाव से अपनी जेब टटोलने लगी। इससे वह सटपटा कर बोला, अरे हाँ, उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तुम पर विश्वास है, और फिर मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरा मतलब यह है कि कैसे गुजर रही है? और इस सवाल के मुंह से निकलते ही उसने मन ही मन कहा, जहन्नुम में जाए मेरी बला से। यह लाग लपेट और यह ताक झांक कैसी? क्या उसे छूते भय मालूम है? सुनो पोशिबलो, क्यों नहीं एक कदम खुलकर सीधे बात कर लेते? किंतु इन और इस तरह की अन्य बातों से अपने आप को लाख साहस देने पर भी वह एकदम खुलकर सीधे बात नहीं कर सका। उस औरत में कुछ था जो आदमी को एक निश्चित प्रसंग को छेड़ने से रोकता है। कैसे गुजर रही है? कोई खास बुरी नहीं है उस भले। इसके आगे वह बोल न सकी। उसके गाल लज्जा से लाल हो उठे। तब तो बहुत अच्छा, बधाई। किंतु इस धंधे को निभाना बड़ा मुश्किल है, जब तक उसकी आदत न पड़ जाए। क्यों, ठीक है ना? सहसा वह उसकी ओर झुक गई। सफेद और भाव बदलता हुआ चेहरा लगता था, जैसे वह रोना ही चाह रही हो। फिर वह उसी तरह सहसा पीछे भी हट गई और अपने आप को पीछे खींचकर फिर वैसी ही उदासीन हो गई और गंभीर भाव में बोली, मैं इसकी अभ्यस्त भी हो जाऊंगी। फिर रुमाल निकालकर जोर से अपनी नाक साफ करने लगी। उसकी निकटता, उसका हिलना डुलना और उसकी शांत निश्चल नीली आंखें पोदशिबले को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह अंदर ही अंदर किसी अतल गहराई में धंसा जा रहा हो। उसकी घबराहट हद पार कर चली। वह बैठ ना सका। वह उठ खड़ा हुआ। अच्छा, तो मैं चलूं? उसने धीरे से कहा। उसने हामी में अपना सिर हिलाया और पोदशिबलो तेज कदम भरता हुआ अपनी बेवकूफी पर अपने को कोसता हुआ वहां से चल दिया। वह दिल ही दिल में बड़बड़ाया, किंतु जरा ठहरो शरीफ जादी, तुमने अभी मेरा रंग नहीं देखा। एक रोज जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या हूं तो भूल जाओगी अपने हवाई घोड़े पर सवार होना। फिर उसने अनुभव किया कि वह व्यर्थ ही उस पर अपनी झुंझलाहट उतार रहा है, और फिर उसे स्वयं पर और भी गुस्सा आने लगा। फिर एक दिन शाम के समय पोदशिबलो कारावसाय से साइबेरिया घाट की ओर जा रहा था। अचानक गाली गलौज, स्त्रियों की सीख, चिल्लाहट और अन्य भद्दी आवाजें सुनकर वह रुक गया। ये आवाजें एक कहवा घर की खिड़की से आ रही थीं। बचाओ, पुलिस! किसी स्त्री की भरभराती आवाज आई। भयानक घूंसों की घनघनाहट, मेज कुर्सियों की उठापटक, इन सब पर स्वरों को डुबोती हुई एक व्यक्ति की गहरी आवाज, खूब, बहुत खूब। और एक बार और सीधे मुंह पर वह जोर से चिल्ला चिल्ला कर उकसा रहा था। सहायक पुलिस अफसर शीघ्रता से दौड़कर सीढ़ियों पर चढ़ आया। कहवा खाने के दरवाजे पर जमा तमाशा देखने वालों की भीड़ को धकेलता अंदर घुसा और उसने देखा, नीली आंखों वाली उसकी परिचित औरत एक मेज पर पड़ी अपनी बाएं हाथ से अन्य औरत के बालों को दबोचे थी और दाहिने हाथ से उस स्त्री के चेहरे पर तेज और निर्मल भूसों की बौछार कर रही थी। अपनी नीली आंखों को वह बेरहमी से सिकोड़े थी और उसके अधर कसकर भींचे हुए थे। उसका चेहरा, जो कभी इतना भाव शून्य हुआ करता था कि देखकर हैरत होती थी, अब एक जंगली जानवर की भांति गुस्से से तमतमा रहा था। जिस स्त्री पर वह वार कर रही थी, वह धीमी आवाज में भुनभुना रही थी, अपने को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और हवा में अपनी बाहें मार रही थी। पोदशिबलो को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका समूचा रक्त
तेजी से दिमाग की ओर दौड़ रहा हो। किसी से अनजानी शत्रुता का बदला लेने की अंधे इच्छा से वह उतावला हो उठा और तेजी से आगे लपक कर उसने उस औरत की कमर को दबोच लिया और उसे अलग खींच लिया। मेज उलट गई, प्लेटें झनझनाकर फर्श पर जा गिरी। गुस्से और झुंझलाहट में पोदशिवलो की आंखों के सामने उस औरत के सभी रूप बारी बारी से आने जाने लगे। कभी डरा हुआ, कभी मुस्कुराता हुआ और कभी शर्म से लाल हुआ चेहरा। उसे वह अपनी बाहों में दबोचे था और वह हाथ पांव पटक रही थी। फिर वह उसके कानों के निकट अपना मुंह ले जाकर फुंकार कर बोला, तो यह तुम हो और यह क्या उत्पात मचा रखा है? और वह दूसरी स्त्री टूटी प्लेटों के बीच फर्श पर पड़ी सिसकियां भर रही थी और नीली आंखों वाली स्त्री को कोस रही थी। तभी नाटे कद का एक व्यक्ति जो लंबा कोट पहना था पोदशिवलो को घटना का विवरण सुनाने लगा। बात यह हुई सर कि उस औरत ने जो वहां पड़ी है इसे छिनाल कहकर गाली दी और इसने उसके एक तमाचा जड़ दिया और बदले में उसने इस पर चाय का गिलास फेंक कर मारा और तब इसने उसके बाल पकड़कर नीचे गिरा दिया और फिर एक के पश्चात एक घूंसों की बरसात कर दी। इसने उसे ऐसी मार पिलाई कि कोई भी उस पर गर्व कर सकता है। सच में मजबूत पुट्ठे हैं इस औरत के। मजबूत पुट्ठे क्यों? नीली आंखों वाली स्त्री को अपनी बाहों में और भी अधिक कसते हुए पोदशिवलो गरजा और फिर खिड़की से बाहर अपनी गर्दन निकालकर नीचे सड़क की ओर चिल्लाया, ए कोचवान इधर आओ। और फिर उन दोनों स्त्रियों की ओर देखकर बोला, चलो अब तुम दोनों पुलिस स्टेशन चलो। ए तुम उठकर खड़ी हो। फिर अचानक ड्यूटी पर तैनात सिपाही को इधर आता देखकर बोला, और तुम कहाँ मर गए थे? अपनी ड्यूटी का कुछ ध्यान नहीं है क्या मूर्ख? ले जाओ इन्हें थाने, जल्दी करो दोनों को, समझे? सिपाही पहले एक के और फिर दूसरी के शरीर में डंडा गड़ाता वीरता के साथ उसे खदेड़ ले गया। एक पैग कोनियक और सोडा वाटर जल्दी लाओ फटाफट। खिड़की के निकट एक कुर्सी पर बैठते हुए पोदशिवलो ने बैरा से कहा। अगले दिन सुबह वह उसके सामने खड़ी थी, वैसे ही खामोश और दृढ़ जैसे कि वह पहली मुलाकात के समय थी। वह अपनी नीली आंखों से सीधे उसकी ओर देख रही थी और उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। पोदशिवलो रात भर ठीक से सो नहीं पाया था और इस कारण और भी अधिक झुंझलाया हुआ था। मेज पर पड़े कागजों को इधर से उधर पटकने लगा, किंतु इससे उसे कुछ मदद नहीं मिली और उसे इस समय कहने योग्य कोई बात सूझ नहीं रही थी। वे पक्षपातपूर्ण अभियोग और लांछनपूर्ण जुमले जिनका ऐसे अवसरों पर आमतौर से प्रयोग किया जाता है वह कहना नहीं चाह रहा था। वह उनसे कहीं अधिक जोरदार और प्रतिशोधपूर्ण कहकर उस औरत की धज्जियां उड़ा देना चाहता था। आखिर वह बोला, हाँ तो बोलो, उस झगड़े का आरंभ कैसे हुआ? उसने मेरा अपमान किया, नीली आंखों वाली औरत ने कहा। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ, पोदशिवलो ने व्यंग्य से कहा। उसे इसका कोई हक नहीं था, मेरा उससे कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। हे ईश्वर, तो तुम अपने आप को क्या समझती हो? मैंने मजबूरी से इस धंधे को अपनाया है, किंतु वह तो तुम्हारी सोच में वह मौज मजे के लिए यह करती है, क्यों, है ना? हाँ, वह उसके कोई बाल बच्चे भी नहीं हैं। बंद करो यह बकवास। क्या तुम यह समझती हो कि अपने बच्चों का रोना रोकर मेरी सहानुभूति हासिल कर लोगी? इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, किंतु यदि तुमने फिर कोई गड़बड़ की तो 24 घंटों के लिए अंदर तुम्हें यह नगर छोड़ देना पड़ेगा। मेले से दूर ही रहना, समझी? अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हारी जैसी औरतों को मैं खूब समझता हूँ। जरा सी देर में सही कर दूंगा, वह सबक सिखाऊंगा कि याद रखोगी, छिनाल कहीं की। उसके उद्गार तेजी से बिना किसी प्रयास के उसके मुंह से निकल रहे थे।
हर वाक्य पिछले वाक्य से अधिक अपमानजनक। नीली आंखों वाली स्त्री का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपनी आंखों को बिल्कुल वैसे ही सिकोड़ रखा था जैसे कि पिछली रात कहवा घर में उसने सिकोड़ रखा था। जाओ, दफा हो जाओ यहां से, मेज पर घूंसा मारते हुए पोतशिबलो चिल्लाया। भगवान ही तुम्हारा न्याय करेगा, उसने सूखी और धमकी भरे स्वर में कहा और तेजी से बाहर चली गई। न्याय की बच्ची, पोतशिबलो चीखा। उसका अपमान करने में उसने सुख का अनुभव किया। वह शांत और उदासीन चेहरे से और जिस तरीके से अपनी नीली आंखों से सीधे उसकी ओर वह देखती थी, उससे वह बुरी तरह झुंझला उठा था। वह बड़बड़ाने लगा, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। बच्चे, गलत, नीरा बहाना। बच्चों का भला इससे क्या लेना देना। एक मामूली बेवा सड़कों की धूल चाटने वाली मेले में आई कि धन कमाएगी, किंतु बनती है शराफत की पुतली। पता नहीं क्यों, एक शहीद, मजबूरी। बच्चे, भला किसके गले के नीचे उतरेगी यह बकवास। इतनी हिम्मत भी नहीं है कि अपने को उसी रूप में देख सके जो कि वह हकीकत में है। भाग्य की सिर दोषमढ़ स्वयं अपने को दूध का धुला जताती है। वाह! किंतु बच्चे तो उसके साथ थे ही। गोरे चेहरे का एक छोटा लड़का, लजीला, स्कूल की फटी पुरानी वर्दी पहने, कानों पर एक काला रुमाल बांधे, और एक छोटी लड़की प्लेटदार मैकिन्टोश धारण किए हुए, जो उसके बदन से काफी बड़ा और ढीली थी। दोनों काशिन घाट के तख्तों पर बैठे सर्द हवा में कांप रहे थे। उनकी माँ उनके पीछे खड़ी थी, कुछ गठरियों के टेक लगाए और मुग्ध नीली आंखों से उन्हें देख रही थी। छोटे लड़के की सूरत उससे काफी मिलती जुलती थी। उसकी आंखें भी नीली थी। रह रह कर वह अपना सिर ऊपर उठाता, जिस पर वह ऐसी टोपी पहने था जिसकी कलगी टूटी हुई थी। अपनी माँ की ओर देखकर मुस्कुराता और कुछ कहता। उसकी बेटी के चेहरे पर चेचक के दाग थे, छोटी सी पैनी नाक और दो बड़ी बड़ी भूरी आंखें जिनमें चंचलता और अक्लमंदी की चमक थी। घाट के तख्तों पर उनके अगल बगल अनेक प्रकार के बंडल और पोटलियां पड़ी थीं। सितंबर के आखिरी के दिन थे। सारे दिन बारिश पड़ती रही थी। नदी किनारे पर कीचड़ फैली थी। गंदली लहरें जोर से ध्वनि करती तट से टकरा रही थी और हवा में एक हल्की गूंज भरी हुई थी। अनेक प्रकार के लोग आ जा रहे थे। उन सभी के चेहरों पर व्यग्रता की एक झलक थी, जैसे उन्हें अपने कार्य की जल्दी हो। नदी के नज़ारे की इस उमड़ती घुमड़ती पृष्ठभूमि में एक माँ और दो बच्चों की यह शांत तिकड़ी अपनी ओर बरबसी ध्यान आकर्षित करती थी। सहायक पुलिस अफसर पोतशिबलो की दृष्टि उन पर पड़ चुकी थी और दूर खड़े रहकर वह इन तीनों को बड़े गौर से देख रहा था। वह उनकी हर हरकत से अवगत था और जाने क्यों शर्म का अनुभव कर रहा था। काशीन वाला स्टीम बोट आधे घंटे के अंदर इस घाट से छूटकर वोल्गा के चढ़ाव की ओर जाने वाला था। नीली आंखों वाली औरत झुकी थैलों और पोटलियों को अपने कंधों और बगल में दाबकर सीधी हो गई और सीढ़ियां उतरती चल दी। दोनों बच्चे उसके आगे चल रहे थे, हाथ में हाथ डाले और अपने हिस्से की पोटलियों को अपने कंधों पर रखे। पोतशिबलो को भी बाहर जेटी पर ही पहुंचना था। वह चाहता तो यही था कि ना जाए, किंतु उसके सामने और कोई चारा ना था। इसलिए कुछ देर पश्चात वह भी वहां टिकट घर से कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। नीली आंखों वाली वह औरत भी टिकट खरीदने आई। एक हाथ में वह अपना भारी बटुआ थामे थी, जिनमें से नोटों की एक गड्डी बाहर झांक रही थी। मैं चाहती हूँ, उसने कहा,
कि बच्चे तो दूसरे दर्जे में जाएं, कोस्त्रोमा, और मैं तीसरे दर्जे में, किंतु यह बताइए, क्या मैं उन दोनों के लिए एक ही टिकट नहीं खरीद सकती? वे अभी बहुत छोटे हैं। नहीं, अपवाद रूप में मेहरबानी से तो बनवा सकते हैं ना? ओह धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपका भला करे। और वह टिकट लेकर चल दी। उसका चेहरा खिला हुआ था। बच्चे उससे चिपके जा रहे थे, स्केयर खींच खींच कर उससे पूछ रहे थे। उसने उनकी बात सुनी और फिर मुस्कुरा दी। पोत शिबलो वहां पीछे खड़ा छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। तुम भी खूब हो, मैंने बोला था ना कि खरीद दूंगी, कहा था ना। क्या मैं कभी किसी चीज से तुम्हें वंचित रख सकती हूँ? हर एक के लिए दो दो। अच्छी बात है, तुम लोग यहीं पर ठहरो, अभी लेकर आती हूँ। वह दरवाजे के निकट कुछ दुकानों पर गई जहाँ फल और मिठाइयाँ बिकती थीं। वहां से लौटकर वह फिर अपने बच्चों के मध्य आ गई थी और उसने कहा, यह बहुत ही खुशबूदार साबुन तुम्हारे लिए है वारिया, जरा सूंघ कर देखो। और यह कलम तराश चाकू तुम्हारे वास्ते है पैत्या। देखा, मैं जरा भी नहीं भूली। और यह है 1 दर्जन नारंगियां तुम्हें, किंतु उसे एक बार में समाप्त नहीं करना है। स्टीम बोट घाट से आ लगा। एक झटका लगा, लोग डगमगा गए। औरत ने अपने दोनों बच्चों को समेटकर अपने से चिपका लिया और फिर चौकन्नी दृष्टि से इधर उधर देखा। खतरे का कोई निशान न देखकर वह हंसने लगी। बच्चे भी हंसने लगे। स्टीम बोट पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लटका दी गई और लोग एक धारा के रूप में बोट के रूप आगे बढ़े। ए धीरे धीरे, धक्का मत दो, पोत शिबलो भीड़ पर चीखा। ए तुम मूर्ख! वह एक बढ़ई पर गरजा जो हथौड़ियों, आड़ियों, बर्मों, रेतियों और दूसरे औजारों से लदा हुआ था। यह क्या कबाड़ा उठा लाए हो? एक और हट और उस महिला को रास्ता दे जो 2 बच्चों के साथ है। ओह कितना बेवकूफ आदमी है। कहते कहते उसका स्वर एकदम मुलायम पर गया। वह औरत, नीली आंखों वाली महिला, उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी और बोट पर पहुंच जाने के बाद उसने सिर झुकाकर उसका अभिवादन किया। तभी जहाज के भोंपू की आवाज ने उसका ध्यान भंग किया। रस्से खोल दो, कप्तान की आवाज उभरी। बोट कांपा और हरकत करने लगा। पोत शिबलो डेक पर खड़े लोगों में नीली आंखों वाली उस औरत को ढूंढ रहा था और जब उसकी नजर उससे टकराई तो उसने अपनी टोपी उतार ली और सिर झुकाकर उसका अभिवादन किया। प्रत्युत्तर में रूसी ढंग से वह भी झुकी और अपने सीने पर उसने क्रॉस का निशान बनाया और इस तरह वह उसके बच्चे कोस्त्रामा लौट गए। उन्हें विदा करने के पश्चात सहायक पुलिस अफसर पोत शिबलो ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपनी ड्यूटी पर लौट आया। वह बहुत उदास था और उसके चेहरे पर एक भारी बोझ था। धन्यवाद।